वही हमारे साथ गुरुदत्त मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो मंजर देखा गया, बेहद डराने वाला, 34 सेकेंड और सब कुछ खत्म हो गया। ये कुदरत किस ओर इशारा कर रही है? गुरुदत्त जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। देखिए, जब ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अभी देखिए सुर्खी और हर साल में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो जब इतनी वर्षा होती है 100 मिलीमीटर एक घंटे से कम समय में, तो उसके साथ हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा होती है। खासकर जब ये मलमल साथ में, तो हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो वो रफ्तार के कारण भी पेड़ पौधे मकान एकदम मतलब पूरा पलट के गिर जाते हैं लगातार। ये तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं ये बहुत बड़ी त्रासदी लगातार हमको देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे तो लगातार आप भी समझ रहे हैं कि ये घटनाएं, अब हमको उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अपने बचाव के क्या तरीके होते हैं, क्योंकि शासन और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अपने उच्च स्तरीय अपनी व्यवस्था करता है, लेकिन हम खुद को भी हमको अब आगे आने वाले दिनों में सोचना होगा कि हम कहाँ बसें, कैसे घनत्व, जहाँ आबादी का घनत्व कम से कम रखें और कैसे मकान बनाएं, सब तकनीकों के द्वारा देखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं लगातार, और अभी भी आप देखेंगे वर्षा का क्रम लगातार जारी है। सिस्टम, चूंकि मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं, तो अभी भी वर्षा 1-2 दिन अभी बहुत कोई राहत वहाँ वर्षा की मुझे नहीं लगता कि कोई है। और अभी शाम होने वाली है। सबसे बड़ी हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो लोग हैं जैसे हैं जहाँ सुरक्षित रहें। और एक प्राकृतिक आपदा है और धीरे धीरे घटनाओं आप देखेंगे कि हमारे कहीं ना कहीं प्राकृतिक छेड़छाड़ का परिणाम भी है। पहले नदियां होती थी, नदियों में जो हिम पिघलते थे, बर्फ तो लगातार 12 महीना बहती रहती थी। अब उनकी स्थिति सिकुड़ गई है। नदियां, जो नाले हैं, छोटे छोटे मकान बन गए हैं या होटलें बन गई हैं, तो उनकी जो स्थान रकबा सिकुड़ गया है। पानी पहले भी बहता था, जब तेजी से पानी आता तो बहाव के रास्ते हमारे बंद हैं। तो प्राकृतिक हमारी छेड़छाड़ का भी परिणाम है। जी, निश्चित तौर पर गुरुदत्त जी, हम यही कामना कर रहे हैं कि फिलहाल जो जहां है सुरक्षित रहे। लेकिन एक और चीज यहां पर है कि फिलहाल जो लोग हैं वो प्रकृति को देखते हुए पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, वहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब पहाड़, जहां पर कुदरत की इतनी सुंदर तस्वीरें होती हैं, वहां से ऐसे डराने वाली तस्वीरें समझ में आए, देखने को मिले, तो हम इसको कैसे समझे कि क्या वहां पर कुदरत बार बार इशारा कर रही थी कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला या फिर कुछ बड़ा घटित हो सकता है जिसको हम समझ नहीं पाए, समझ रहते? निश्चित तौर पे प्रकृति या कोई भी चीजें, घटनाएं हमको लग रही हैं लगातार। जो परिणाम आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो 13 की त्रासदी हो या लगातार हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कैमरे में आज नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन लगातार आप देखें रोड में कितना रोड खोद के बनाई जा रही हैं। आबादी के लिए रेल पुल सारा निर्माण भी जरूरी है, और लोगों को बिजली भी जरूर चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो क्या हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इतनी आबादी और इतना ये जो तोड़ फोड़ के परिणाम है, क्या झेलने के लिए हम तैयार हैं? ये भी सोचने का बहुत विषय है। तो इसमें कहीं ना कहीं सबको आगे भी सोचना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी घटना है जो आज प्राकृतिक आपदा की त्रासदी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि लगातार प्रशासन बहुत तेजी से उसमें संपर्क में लगा हुआ है, और अभी बहुत ज्यादा राहत मुझे नहीं लग रहा कि वर्षा में कोई कमी आएगी अभी लगातार 1-2 दिन। गुरुदत्त जी, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि छेड़छाड़ बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ होती है, ये हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। जैसे 2013 का आपने जिक्र किया, और उससे पहले भी उत्तराखंड या फिर पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसी कई डराने वाली तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें कि कब कब कुदरत यहाँ पर इशारा करती है कि कुछ बड़ा हो सकता है, डरावने वाली तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि हर एक चीज के कुछ स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेज काफी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों से जो आज तस्वीर सामने आई, इसको हम किस तरह समझे कि इसको हम सुधार भी सके? देखिए, सुधार तो सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहां के जो मूल निवासी हैं, पहले से रहने वाले लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए ही उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनकी जगह नहीं है उनके पास रहने के लिए। फिर हमारे जो बाहर के दूसरे राज्यों के दूसरे लोग हैं, वो भी वहां बसना चाह रहे हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट बना के। और आप देखिए कि जेसीबी और वो डायनामाइट लगाई, खुदाई कर करके मकान भी बन रहे हैं, होटल भी बन रहे हैं, रोडें भी बन रही हैं। तो वो जो रकबा है पहाड़ का, काट काट के कहीं ना कहीं तो हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। तो हम कहीं प्रकृति, जो प्रेमी है प्रकृति के, वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इससे क्या आगे आने होने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हम तैयार हैं ऐसी घटनाओं के लिए। ये प्राकृतिक अपना एक घटना करके प्रकृति को बैलेंस करती है। जब उनके ऊपर ऐसी
चीजें वजन बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रकृति छोड़ना चाहती है। उसमें जो भी घटनाएं लगातार हो रही है हमारे प्राकृतिक छेड़छाड़ का और भूमंडलीय जो पूरे वर्ल्ड में ये पर्यावरण में जो गतिविधियों में चाहे ओजोन की लेयर की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के हो, सारे चीजों का परिणाम है। और जो हमारे पहाड़ ये सब सुरक्षित से बहुत पहले से अभी काफी कमजोर पड़ गए हैं, उनका जो जमीनी जो हलचल है अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें हमारे बुद्धिजीवियों को सबको आगे सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रहें, वहां का स्तर हम कैसे सुनाएं, कैसे करें, वहां के लोग कैसे ठीक ठाक से रह पाएं। निश्चित तौर पर जो आप यहाँ पर बार बार कंस्ट्रक्शन का जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी जो हम देख रहे हैं कि जहां से तबाही का मंजर देखना शुरू हुआ, आसपास काफी सारी इमारतें वहां पर निर्मित है, काफी सारी चीजें वहां पर निर्मित है, कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो चुका है, यानी कि उस इलाके में कुदरत के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई। जरूरी तौर पे आप देखिए वहां बड़े बड़े जो मकान बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं, सटे हुए हैं। कहीं से अगर थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो वो बहाव के रास्ते बंद हैं। और अगर ये वर्षा का पानी के लिए रास्ते, नाले या नदियां खुले तौर पे उनको बहने दिया जाए तो शायद ये अवरोध ना कर पाते। लेकिन अब जो हम चित्र देख रहे हैं उसमें लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सीमेंट कंक्रीट की बने हैं, जो ऊपर से पहाड़ों से मलबा पानी और जो स्पीड के साथ हवा की रफ्तार भी ज्यादा है तो वो उनको डैमेज करके एक दूसरे को धक्का देके नुकसान तो हो रहा है इसमें लगातार। तो कहीं ना कहीं भवन बनाने की श्रृंखलाओं को हमको आगे सोचना पड़ेगा कि कैसे भवन बनाएं, कैसे दूरी पर मकान बनाएं जिसमें हवा पानी और सारी चीजें उसमें निकल सके प्रवाह में। गुरुदत्त जी, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम देखने को मिल रहा है, आप इसको किस तरह हमारे दर्शकों को समझाएंगे आसान भाषा के अंदर कि लगातार उत्तराखंड में इस तरह की हमें त्रासदी देखने को मिलती है, भयावह तस्वीरें देखने को मिलती हैं? देखिए, जब खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा वर्षाएं होती हैं लगातार, क्योंकि पौधे होते हैं, वाटर बॉडीज होती है, तो पौधे निश्चित तौर पे जो बादल रहते हैं ऊपर कम ऊंचाई के उनको खींच के लाके वर्षा करते हैं लगातार। तो पौधों की संख्या पहले की तुलना में आज पहले से कम हुई है निश्चित तौर पे। और जो ये मानसूनी श्रृंखलाएं होती हैं, सिस्टम होते हैं, ये मानसून द्रोणिकाएं होती हैं, खासकर ये मौसम के समय पे जो अभी मानसून सीजन चल रहा है, मकान भी बन रहे हैं, होटल भी बन रहे हैं, रोडें भी बन रही हैं। तो वो जो रकबा है पहाड़ का काट के कहीं ना कहीं तो हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। तो हम कहीं प्रकृति जो प्रेमी है प्रकृति के, वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इससे क्या आगे आने होने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हम तैयार हैं ऐसी घटनाओं के लिए। ये प्राकृतिक अपना एक घटना करके प्रकृति को बैलेंस करती है। जब उनके ऊपर ऐसी चीजें वजन बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रकृति छोड़ना चाहती है। उसमें जो भी घटनाएं लगातार हो रही है हमारे प्राकृतिक छेड़छाड़ का और भूमंडलीय जो पूरे वर्ल्ड में ये पर्यावरण में जो गतिविधियों में चाहे ओजोन की लेयर की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के हो, सारे चीजों का परिणाम है। और जो हमारे पहाड़ ये सब सुरक्षित से बहुत पहले से अभी काफी कमजोर पड़ गए हैं, उनका जो जमीनी जो हलचल है अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें हमारे बुद्धिजीवियों को सबको आगे सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रहें, वहां का स्तर हम कैसे सुनाएं, कैसे करें, वहां के लोग कैसे ठीक ठाक से रह पाएं। निश्चित तौर पर जो आप यहाँ पर बार बार कंस्ट्रक्शन का जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी जो हम देख रहे हैं कि जहां से तबाही का मंजर देखना शुरू हुआ, आसपास काफी सारी इमारतें वहां पर निर्मित है, काफी सारी चीजें वहां पर निर्मित है, कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो चुका है, यानी कि उस इलाके में कुदरत के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई। जरूरी तौर पे आप देखिए वहां बड़े बड़े जो मकान बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं, सटे हुए हैं। कहीं से अगर थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो वो बहाव के रास्ते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।